नमस्कार बच्चों। आज से हम हिंदी की शुरुआत कर रहे हैं। हिंदी सुनने में तो लगता है जैसे हलवा है, हाँ से हिंदी हाँ से हलवा, लेकिन जब इसको पढ़ने लगो तो लगता है जैसे वो खिचड़ी है, वो खिचड़ी है, वो खिचड़ी है कि बीरबल की खिचड़ी भी इसके आगे फेल है। पढ़ने से पहले तो हिंदी बड़ी आसान लगती है, लेकिन जब पढ़ने लगो तो लगता है कि कहाँ से हिंदी इतनी टफ हो रखी है। खैर, टफ को आसान बनाना ही तो हम लोगों का काम है, उसको आसान बना के पी जाना ना, घोट जाना। तो हम अपनी हिंदी की शुरुआत करेंगे वर्णमाला चैप्टर से। वर्ण और माला। अब ये आप लोग मत कहिएगा कि हमें वर्णमाला लिखना नहीं आता। अब ठंडी इतनी ज़्यादा है कि पेन ही नहीं चल रहा है। ठंडी की वजह से गलत हुआ है, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं वर्णमाला। वर्णमाला के लिए देखिए, हम लोग पहले इसी का खा गा घा के लिए, यही आ ई के लिए कितना पिटे होंगे। बहुत इनमें से तो बहुत से लोग तो स्कूल में भी पिटे होंगे, घर में भी मम्मी पापा से पिटे होंगे, प्लस दोस्तों में गजब की बेइज्जती हुई होगी बचपन में। तो आज हम फिर से वही काखा गागा पढ़ रहे हैं, लेकिन तब के काखा गागा पढ़ने में और अब के काखा गागा पढ़ने में बहुत बड़ा अंतर है ना। तो मैं क्लास शुरू करूं उससे पहले एक बात बताऊं। मैं हालांकि मेरी लाइफ की से जुड़ी हुई है। मेरे एक भैया हैं, मतलब मेरी एक ही मौसी हैं, उनका एक लड़का है, मुझसे बड़े हैं, मेरे भैया हैं वो। उन्होंने राजस्थान कोटा में से इंजीनियरिंग करी थी, IIT किया था उन्होंने। और मैं एक बार उनके पास गई थी, तो हम मतलब भाई बहनों में ऐसे ही थोड़ा बहुत खींचातानी चल रही थी, जो सब भाई बहन में होती है, वही सुबह की लड़ाई शाम को मान जाना। तो उन्होंने कहा, तुझे कुछ नहीं आता जाता, तुझे इंग्लिश नहीं आती, तुमको ये नहीं आता, हम इतना दूर पढ़े हैं। हालांकि उनकी कोई बहन नहीं थी, इसलिए जानबूझ के मुझसे लड़ाई करते थे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, जो हमें आता वो आपको नहीं आता। बोले क्या आता तुझे बता। मैंने कहा अच्छा सुनाइए काका काका। जब मैंने उनको कहा काका काका सुनाने के लिए, तो उन्होंने आधा सुनाया और आधे में अटक गए जब। तो बोले हाँ मुझे काका काका नहीं आता। हम कहे आपकी इंजीनियरिंग बेकार है। कह रहे बाप रे, इतनी फीस दे के मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी, आज मेरी इंजीनियरिंग कुछ नहीं बेकार कर दिया। खैर वो सब हंसी मजाक की बातें हैं। तो आज हम फिर से वही काका काका पढ़ने चल रहे हैं। तो पहले हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। स्वर कहते हैं आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग आहा। ये कहे तो स्वर जाते हैं हमारे, लेकिन अंग और आहा ना ही स्वर में आते हैं ना ही व्यंजन में आते हैं, ये अयोगवाह में आते हैं। और ये जो हमने का से ज्ञा तक ड़ा ढ़ा और सरा लिखा है, इनमें बहुत से प्रश्न बनते हैं। जैसे का वर्ग कौन सा है, चा वर्ग कौन सा है, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, या वर्ग, शा नहीं, ये शा वर्ग नहीं होता, ये नहीं होता। तो ये होता है इनमें से संघर्ष व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन, नासिक के व्यंजन, कंठ मतलब कंठ तालु, कंठोष्ठ, मूर्धा, दंत, दंतोष्ठ, संघर्षी, अंतः संघर्षी, लुंठित, ये सारे प्रकार के हम व्यंजन पढ़ेंगे। हालांकि ये स्वर और व्यंजन जब हम अलग से पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो हम लोग अपने पहले जब हम हिंदी भाषा ही पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले हम भाषा को ही पढ़ते हैं एकदम बेसिक से पढ़ने का मतलब है, हम पहले देखते हैं भाषा कहते किसे हैं। तो भाषा पहले हम भाषा शब्दों को पकड़ते हैं। तो भाषा जो है हमारा भास धातु से बना है। अब धातु को अंग्रेजी में इसको हिंदी में क्रिया कहते हैं, हिंदी में क्रिया कहते हैं, यानी भास क्रिया से बना है। भास क्रिया का मतलब है बोलना। जैसे भाषण है ना, भाषण देना है, कहते हैं ना कि भाषण दे रहे हैं, या कोई बहुत ज़्यादा बोलता तो कहता है अच्छा अपना भाषण बंद करो, तुम भाषण मत दो। तो भाषण कहाँ से दिया जाता, कान से कि सिर से नहीं दिया जाता ना, मुंह से ही दिया जाता है। मुंह से जो बात बोली जाती है उसी को हम भाषण कहते हैं। तो भाषा क्या है, भास धातु या भास क्रिया से बना है, और भास का अर्थ होता है बोलना। ठीक, हमने भाषा की परिभाषा देख ली, अब हम व्याकरण की परिभाषा देखते हैं।
व्याकरण का संधि विच्छेद होता है इतना लंबा, जैसे एक्सप्रेस ट्रेन, वी धन आ धन कर धन अन, वी आ कर अन, मतलब व्याकरण, इसका संधि विच्छेद होता है। हालांकि जब वो संधि का चैप्टर हम पढ़ेंगे तब हम उस चीज़ को पढ़ेंगे, संधि विच्छेद कैसे होता है, कैसे किया जाता है। व्याकरण भली प्रकार से या भली भांति से समझना, व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है या जो व्याकरणिक अर्थ होता है वो भली प्रकार से या भली भांति से समझना। अब हम पढ़ लेते हैं, भाषा पढ़ लिया हमने, व्याकरण की परिभाषा पढ़ ली हमने। अब हम पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला, ये है हमारा वर्णमाला। तो हम माला तो जानते हैं, लेकिन जब पहले वर्ण पढ़ेंगे तब तो किसकी माला? मोतियों की माला कि हीरे सोने की माला, सोने की मोतियों, मतलब सोने की जो वो होती है, छोटी छोटी मोतियाँ होती हैं, उनको शुद्ध गांव की भाषा में गुड़िया बोलते हैं। गुड़िया हम लोगों के यहाँ सोने की गुड़िया, चांदी की गुड़िया ऐसे बोलते हैं। हालांकि लैंग्वेज सुन के आप लोग मजाक मत करें, मतलब वो मत सोचिएगा, और हिंदी है, बोर हो जाओगे अगर थोड़ा बहुत एंजॉय करते हुए नहीं पढ़ोगे तो पहले हम वर्ण का शब्द अर्थ समझते हैं। वर्ण यानी सभी स्वर और स्वर रहित व्यंजन। सभी स्वर तो आप समझ गए, स्वर ये होता है आ ई उ ये होता है। अब स्वर रहित व्यंजन क्या होता है? तो स्वर रहित व्यंजन वो होता है, जैसे देखिए गा लिखा है ना, ये गा, तो ये गा स्वर रहित नहीं है, इसमें गा में स्वर लगा है। जब हम ये गा लिखेंगे ऐसे और नीचे हम हलंत लगा देंगे और प्लस आ, तो ये क्या हो जाएगा? जब नीचे हलंत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये स्वर रहित हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी व्यंजन स्वर रहित नहीं होता है। ये क्या कह रहा है? वर्ण क्या कह रहा है? वर्ण की परिभाषा क्या कह रही है? सभी स्वर में, यानी आ से, ये देखिए आ से यहाँ तक अभी मोटी भाषा में, हालांकि उसको हम जब कैटेगराइज करेंगे तो और भी ज़्यादा उसके अंदर जब घुसेंगे तो अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी मोटी भाषा में आप ये समझिए, आ से यहाँ तक सभी स्वर और स्वर रहित व्यंजन, यानी ऐसा व्यंजन जिसमें स्वर ना हो, उसको क्या कहते हैं? हम वर्ण कहते हैं। और ऐसे ही वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अक्षर, अब हम आगे पढ़ते हैं अक्षर। सभी स्वर और स्वर रहित व्यंजन, ये तो दोनों एक ही बात हो गई। अक्षर या वर्ण दोनों की परिभाषा एक ही होती है, सभी स्वर या स्वर रहित व्यंजन। अब व्याकरण वह ग्रंथ है, हमको इसी में पढ़ना चाहिए, व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें किसी भाषा से शुद्ध उच्चारण, लेखन व प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है। अब इसको हम पढ़ें कि वह ग्रंथ है जो हमें किसी भाषा से, ज़रूरी नहीं कि हिंदी है, संस्कृत भी है, अंग्रेजी, अरे संस्कृत में भी व्याकरण होता है, इंग्लिश में भी ग्रामर होती है, तो सभी, और हिंदी में व्याकरण होता है। तो सभी व्याकरण का एक ही काम है जो हमें क्या देता है कि हम शुद्ध रूप से बोल सकें, उच्चारित कर सकें किसी को। जैसे राम लिखा तो उसको मारा ना पढ़ने लगे, ये हमें ग्रामर ही सिखाता है कि राम को राम ही पढ़ो, मारा मत पढ़ो। अरे हम पीछे से पढ़ेंगे, ये राम लिखा है, ठीक, अगर हमें मान लीजिए ये राम लिखा है, हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं कि हमें पढ़ना किधर से है, तो हम इधर से पढ़ेंगे, मारा पढ़ लेंगे सीधा। तो इसीलिए यह सिखाता है उच्चारण, लेखन और लिखा कैसे जाता है, ठीक। अब जैसे लिखा है धागा, ठीक, धागा, अब इसको गाधा लिख देंगे हम, तो क्या ये धागे का अर्थ देगा? इसमें से एक मात्रा हटा देंगे तो गधा हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि यह लेखन व प्रयोग, हम प्रयोग कैसे करें का ज्ञान प्रदान करता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। अब भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। भाषा की कौन सी इकाई? वाक्य किसे कहते हैं? भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वर्ण है, अक्षर है, शब्द है, या फिर वाक्य है या उपवाक्य है, क्या है? तो भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य बनता कैसे है? वाक्य में कई उपवाक्य होते हैं, उपवाक्य में कई पदबंध होते हैं, पदबंध में कई पद या शब्द, पद को ही शब्द कहते हैं। और शब्द कैसे बनते हैं? अक्षर से। अक्षर कैसे बनते हैं? ध्वनि या वर्ण से। जैसे देखिए, इसको अगर हम प्रैक्टिकल रूप में देखें, अगर हम क्या कह रहा है कि सबसे पहले क्या होता है? वर्ण। वर्ण में हम देख लेते हैं, मान लीजिए
आ लिखा है, ठीक। आ वर्ण आ गया, ध्वनि वर्ण। फिर अक्षर आ जाता है, ठीक। जैसे अक्षर हमने आ लिखा, अक्षर या वर्ण दोनों एक ही है। आ लिखा, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? शब्द। आ कर दिया हमने, एक से अधिक वर्ण या अक्षर बना दिए तो क्या हो गया हमारा? ये आम। क्या हो गया हमारा? आम। अब पद आ गया, शब्द आ गया। ये देखिए, ये शब्द बन गया हमारा। शब्द के आगे क्या आ गया हमारा? पदबंध। आम गिरा। क्या हुआ? आम गिरा, पदबंध हो गया। अब पदबंध क्या? उपवाक्य है, गिरा है, ठीक। ये आम गिरा है, ये अभी उपवाक्य है, ठीक। क्या है? अभी ये मतलब पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। और अगर हम इसके पहले लिख दें, पेड़ से आम गिरा है, तो ये क्या बन जाएगा? पूरा का पूरा वाक्य। यानी ऐसी भाषा में देखिए, ये है वाक्य, ये है, इसके बीच में लाइन खींच दे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये है हमारा उपवाक्य, ठीक। उसके अंदर फिर आ जाएगा हमारा शब्द आ जाएगा, फिर शब्द के अंदर हमारा आ जाएगा अक्षर, ठीक। अक्षर या वर्ण। वही ये कह रहा है, वर्ण ध्वनि या अक्षर, शब्द पद पदबंध या उपवाक्य वाक्य या भाषा वाक्य से। अरे वही बात है भाई, इसी चीज़ को उल्टा करके लिख दिया। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। ध्वनि किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और खंड करना संभव न हो। वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और खंड करना संभव ना हो, उनकी मौखिक अभिव्यक्ति ध्वनियाँ कहलाती हैं। अरे हम अपनी भाषा में समझते हैं। खंडन करना, अरे वह इकाई जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसको और आप काट पीट ना सकें। जैसे हमने क्या लिख दिया? का। तो अभी हमने बताया आपको का कैसे बनता है। का के नीचे हलंत प्लस आ, तो का तो टूट गया ना, का तो टूट गया, तो क्या यह ध्वनि होगा? अब हम जैसे आ लिख दिए, तो आ कैसे बनता है? आ तो आ से ही बनता है ना, इसमें 4 ठो आ तो होते नहीं, तो ये क्या हो जाता है? इसको क्या तोड़ा जा सकता है? तो ये क्या हो जाएगी? ये ध्वनि, ध्वनि आ ध्वनि कहलाएगी। अब वर्ण, वर्ण भाषा की वह छोटी इकाई है जिसके और खंड करना संभव ना हो, उनकी लिखित अभिव्यक्ति वर्ण कहलाती है, ठीक। अरे ध्वनि या वर्ण बात एक ही है, तो इसके भी खंड करना संभव, यह भाषा की इकाई है जिसके मतलब खंड करना संभव ना हो। जैसे आ, का, खा, गा आदि। अब ये देखिए, इसमें हलंत लगा है। आ, का, खा। अरे जब हमने इसके अंदर हलंत लगाया, तो अब इसको कैसे तोड़ोगे? अब इकट्ठे तोड़ दोगे? कुछ बचा के भी रखो भाई, इकट्ठे नहीं तोड़ना चाहिए। तो हम वहाँ तक पढ़े। अब हम पढ़ लेते हैं अक्षर। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण श्वास के एक झटके में हो जाए, वे अक्षर कहलाते हैं। जैसे का, सा, गा, घा आदि। क्या का बोलने के लिए 2 बार सांस लेना पड़ता है कि एक बार बोले का, सांस रोके, फिर अगली सांस ले तब फिर का? नहीं ना, एक ही सांस में बोल लेते हैं। वही कह रहा है कि वे ध्वनियाँ, आप ध्वनि की परिभाषा तो आप पीछे पढ़ ही लिए हैं ना। तो वे ध्वनि जिनका उच्चारण, यानी जिनको हम बोल लें एक सांस में, जिनको हम जल्दी से बोल लें, वे अक्षर कहलाते हैं। शुद्ध हिंदी भाषा में पढ़िए। उदाहरण का, खा, गा, सा आदि दिया है। अब आ गई बात लिपि की, ठीक। लिपि में पहुंच गए हम। भाषा को जिस रूप में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। ला से लिपि, ला से लिखना। क्या? ला से, याद रखिएगा, ला से लिपि, ला से कहाँ गया? ला से लिखना। और किसको लिखना? भाषा को। भाषा को ही तो लिखा जाएगा। भाषा को जिस रूप में लिखा जाता है वह उसे हम लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हाँ, इस बात को ध्यान रखिए, ये परीक्षा में पूछा जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षर 52 तथा अंग्रेजी वर्णमाला में कुल अक्षर कितने होते हैं? 26। अरे हिंदी वैसे भी हमारी, हम हिंदुस्तानी हैं, तो हम अंग्रेज़ों से तो बड़े ही हैं ना। जनसंख्या में भी भारत हमारा दूसरे नंबर पर है पूरे विश्व में, इतनी प्रगति कर रहा है।
तो हिंदी वर्णमाला में 52 और 52 का आधा कर दो अंग्रेजी में, 52 का आधा अंग्रेजी में। वैसे भी अंग्रेज हर मामले में हमसे आधे ही है, कल भी आधे ही थे, तभी तो उनको छोड़ छाड़ के भागना पड़ा। जब हम भारतीय अपने पे आ गए तो इनको सब छोड़ छाड़ के भागना पड़ा। बुद्धि से भी आधे, मेहनत से भी आधे, टिक नहीं सके। वर्णों के सार्थक, व्यवस्थित व क्रमबद्ध। अब ये 52 है किसके अनुसार? कामता प्रसाद के अनुसार शायद 44 है। कामता प्रसाद के अनुसार 44 है कि 52 है? नहीं सॉरी, कामता प्रसाद के अनुसार 44 हैं, बाकी माना 52 जाता है। अब वर्णों के सार्थक, व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। आहो, इतने देर में वर्णमाला की परिभाषा मिली। आप लोग इंतज़ार करते करते थक गए ना कि हमने शुरू यहीं से किया था कि हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला। अब वर्णमाला की परिभाषा न हुई ईद का चाँद हो गई। अब आ गए हैं हम वर्णों के सार्थक, व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण, स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्वर और व्यंजन। वर्ण के अंदर स्वर और व्यंजन आ जाते हैं। अब आगत स्वर, स्वरों का वर्गीकरण। आगत स्वर किसे कहते हैं? ये आ, जो अ है ना, अ, जैसे हम लिखते हैं कॉलेज, क्या लिखते हैं हम? जब हम कॉलेज लिखते हैं तो कॉलेज नहीं लिखते हैं इसको हम इसके ऊपर ऐसे लिखते हैं कॉलेज। क्या? कॉलेज। तो ये जो अ है ना, अ, यह आगत स्वर है, केवल अंग्रेजी भाषा में ही प्रयोग किया जाता है, जैसे कॉलेज, डॉक्टर, हॉस्पिटल आदि। तो मेरे भाई और बहनों, जो कोई भी हैं पढ़ रहे हैं, आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। अब स्वरों का वर्गीकरण एक दिन, फिर व्यंजन का वर्गीकरण, इसी तरह करके हम पूरी की पूरी हिंदी पढ़ डालेंगे। आप लोग निश्चिंत रहें, एकदम नए सिरे से हिंदी पढ़ाई जा रही है और पढ़ के बड़ा मज़ा आएगा और हर परीक्षा क्लियर हो जाएगी। आप लोग निश्चिंत रहें, कोई भी परीक्षा नहीं रुकेगी इस हिंदी से। ये हिंदी नहीं, ये संजीवनी बूटी है जो हर बीमारी को ठीक कर देती। जैसे कहते हैं दिनचर्या में अगर आप योगा को शामिल कर लीजिए तो आप वैसे भी स्वस्थ रहेंगे। मेहनत को शामिल कर लीजिए, आप कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। उसी तरह ये हमारी हिंदी है। ये हिंदी जिस विषय में आप पढ़ के जाएंगे वो विषय में 100%, 110% गारंटी के साथ वो आप अगर पढ़ के गए तो फिर आप चूक तो सकते ही नहीं, सब सारे के सारे प्रश्न बन जाएंगे। हालांकि मैं ये नहीं कहती कि ब्रह्मांड में इससे ज़्यादा हिंदी नहीं है, बट हाँ ये है कि 99.99% चांस है कि आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे। हिंदी के प्रश्न नहीं छूटने वाले। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि आपके साथ सभी जीव सुरक्षित महसूस करें, जानवर भी। ठीक? ओके, धन्यवाद।